हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के होम साइंस का इकाई 3 मुद्रा प्रबंधन एवं उपभोक्ता शिक्षा, इसके अंतर्गत जो पहला पाठ दिया गया है पारिवारिक आय, उसका अध्ययन कर रहे हैं। यह वीडियो इस चैप्टर का तीसरा भाग है। इसके पहले के दो वीडियो में हमने मनी मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा, पारिवारिक आय क्या है इसके बारे में अध्ययन किया, पारिवारिक आय कितने प्रकार के हैं, पारिवारिक आय को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, यह हमने पढ़ा। पारिवारिक आय को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, मौद्रिक आय, वास्तविक आय और आत्मिक आय। आत्मिक आय को हम मनोवैज्ञानिक आय या मानसिक आय भी कहते हैं। इन तीनों के बारे में हमने पिछले वीडियो में अध्ययन कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम पारिवारिक आय की संपूर्ति की आवश्यकताएं क्या क्या है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अलावा आज हम पारिवारिक आय बढ़ाने के साधन कौन कौन से हैं इसके बारे में भी पढ़ेंगे। इसके बाद हम घरेलू हिसाब किताब या घरेलू अभिलेख क्या है, इसकी क्या आवश्यकता है और यह किस प्रकार तैयार किया जाता है, इन सब के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पारिवारिक आय की संपूर्ति की आवश्यकताएं। धन अधिकांश परिवारों के पास एक सीमित साधन के रूप में होता है, जैसा कि हम जानते हैं और हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसको परिवार की सुख सुविधाओं की पूर्ति हेतु उपयोग किया जाता है। हमारे पास जो पैसे होते हैं उसी से तो हम अपने उपयोग की सारी चीजें खरीदते हैं। धन सदैव मानवीय संसाधनों और साधनों जैसे ज्ञान, निपुणता तथा कौशल का उपयोग करके अर्जित किया जाता है। हम पैसा कैसे कमाते हैं? हमारे पास जो ज्ञान है, हम कितना पढ़े लिखे हैं, हमारी निपुणता क्या, हम क्या कर सकते हैं, उसके हिसाब से हम पैसा कमाते हैं। धन की संपूर्ति करने की आवश्यकताएं निम्नलिखित कारणों से होती है। धन की संपूर्ति की आवश्यकताएं क्यों है और कैसे है, जिसमें जो पहला कारण है वह है जीवन लक्ष्यों की पूर्ति हेतु। दूसरा जो कारण है वह है अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु। तीसरा है उच्च जीवन स्तर हेतु। चौथा है सुरक्षित भविष्य के लिए। पांचवा है महंगाई और छठा है संयुक्त परिवार होने की स्थिति में। बुक में यह सब पॉइंट से दिया गया है, जिसमें 6 पॉइंट दिए गए हैं। तो अगर यह प्रश्न हमारे एग्जाम में आता है कि धन की संपूर्ति करने की आवश्यकताओं के कारणों को लिखें, तो हम इसे पॉइंट बाय भी लिख सकते हैं, जिसमें पहला पॉइंट हम लिखेंगे जीवन लक्ष्यों की पूर्ति हेतु। दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु। तीसरा हम लिख सकते हैं उच्च जीवन स्तर हेतु। चौथा सुरक्षित भविष्य हेतु। पांचवा महंगाई और छठा संयुक्त परिवार होने की स्थिति में। आइए अब इन 6 पॉइंट को हम बारी बारी से अध्ययन करते हैं। पहला है जीवन लक्ष्यों की पूर्ति हेतु। कोई भी व्यक्ति अथवा परिवार अपने सीमित साधनों का प्रयोग करके ही अपने लक्ष्यों की पूर्ति कर सकता है। सीमित साधन से असीमित आवश्यकताओं को तभी पूर्ण किया जा सकता है जब कुशल तरीके से व्यय किया जाए। भविष्य की सुरक्षा तथा दीर्घकालीन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए पारिवारिक आय की संपूर्ति की आवश्यकता पड़ती है। हम अपने जीवन के हमारा जो भी लक्ष्य है वह हम पूरा तभी करेंगे जब हम पैसा कमाएंगे, जब हमारे पास पैसे होंगे। इन सब के लिए धन की संपूर्ति की आवश्यकता होती है। दूसरा जो बिंदु है वह है अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु। जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना तथा धन की संपूर्ति करना दोनों अपने आप को सामान्य बनाए रखने हेतु आवश्यक है। हमारी जो भी जरूरतें हैं वो तभी पूरी होती है जब हमारे पास पैसे होते हैं। हम अपने पैसों से, अपने इनकम से ही अपनी जरूरी चीजों को खरीद सकते हैं।
इसमें जो अगला पॉइंट है वह है उच्च जीवन स्तर हेतु। किसी भी परिवार का जीवन मूल्य तथा जीवन लक्ष्य ही उस परिवार के जीवन स्तर का निर्धारण करता है। प्रत्येक मानव सदैव उच्च जीवन स्तर प्राप्त करने की कामना करते हैं। उच्च जीवन स्तर की आकांक्षा के कारण वह वर्तमान में जीते हुए भी भविष्य की योजनाएं निर्मित करता रहता है और उन योजनाओं को पूरा करने के प्रयास में लगा रहता है। इसके लिए पारिवारिक आय की संपूर्ति की आवश्यकता होती है। अगर हम अपने जीवन को एक अच्छा उच्च स्तर का बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ज़्यादा पैसा कमाने की आवश्यकता होती है। यदि हमारा इनकम कम है और हम मनी मैनेजमेंट करते हुए अपने पैसे को खर्च करते हैं तब भी हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। फिर आता है सुरक्षित भविष्य के लिए। वर्तमान में जीते हुए भी सुरक्षित भविष्य के लिए योजनाएं बनाना बहुत आवश्यक है। प्रत्येक परिवार में आकस्मिक खर्चों जैसे दुर्घटनाएं, बीमारी तथा विवाह आदि के लिए धन की आवश्यकता होती है। यह तभी संभव है जब परिवार सुरक्षित भविष्य के लिए बचत करता रहे। हमारे पास जो भी पैसा है हमें उसे एक मनी मैनेजमेंट करते हुए उसे खर्च करना चाहिए ताकि हम भविष्य के लिए भी पैसे बचा सकें। फिर आता है महंगाई। 5वां पॉइंट है महंगाई। वर्तमान समय में निरंतर जनसंख्या में वृद्धि होती जा रही है जिसके कारण सभी आवश्यक पदार्थों की कमी होते जा रही है। नौकरी पेशा व्यक्तियों की आय में उतनी वृद्धि नहीं होती जितनी महंगाई में वृद्धि होते जा रही है। महंगाई में वृद्धि हो जाने के कारण छोटे व्यापारियों में अधिक प्रतियोगिता हो रही है जिससे लाभ कम होता है। अतः प्रतिदिन बढ़ती हुई महंगाई में पारिवारिक आय की संपूर्ति की आवश्यकता और अधिक बढ़ जाती है। फिर जो अगला पॉइंट है इसमें 6 पॉइंट वह है संयुक्त परिवार होने की स्थिति में। हमारे देश में ग्रामीण परिवेश में आज भी संयुक्त परिवार अधिक पाए जाते हैं। इन परिवारों के लिए अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना छोटे परिवारों की अपेक्षा अधिक कठिन होता है। बड़े परिवारों में मूलभूत आवश्यकताओं का दबाव भी अधिक होता है, इसलिए इन आवश्यकताओं की पूर्ति को अधिक महत्व दिया जाता है। इसलिए धन की संपूर्ति होना आवश्यक है, तभी सभी परिवारजनों को लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। अगर आप संयुक्त परिवार में रहते हैं तो आपके खर्चे भी ज़्यादा हैं, तो आपको हर तरीके से मनी मैनेजमेंट करते हुए, धन व्यवस्थापन करते हुए पैसे का सही इस्तेमाल करना होगा। तो अभी हमने देखा कि पारिवारिक आय की संपूर्ति की आवश्यकताएं क्यों हैं, जिसमें हम लिख सकते हैं पहला रीजन जीवन लक्ष्यों की पूर्ति हेतु, दूसरा रीजन लिख सकते हैं अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, फिर हम लिख सकते हैं उच्च जीवन स्तर हेतु, चौथा लिख सकते हैं सुरक्षित भविष्य हेतु, पांचवा लिख सकते हैं महंगाई, छठा संयुक्त परिवार होने की स्थिति में। अब आइए देखते हैं पारिवारिक आय बढ़ाने के साधन कौन कौन से हैं। पारिवारिक आय किस तरह से बढ़ाया जा सकता है। पारिवारिक आय बढ़ाने के साधन में मुख्यतः 2 साधन हैं। पहला है पारिवारिक आय में वृद्धि करना और दूसरा होता है उपलब्ध आय को सही तरीके से व्यय करना। तो अगर पारिवारिक आय बढ़ाने के साधन के बारे में हम लिख रहे हैं तो हम इसमें 2 महत्वपूर्ण बिंदु लिखेंगे सबसे पहले, जिसमें पहला होगा पारिवारिक आय में वृद्धि करना और दूसरा होगा उपलब्ध आय को सही तरीके से व्यय करना। इसमें जो पहला बिंदु है पारिवारिक आय में वृद्धि करना, इसके अंतर्गत 6 बिंदु आते हैं। जो पहला है पारिवारिक आय में वृद्धि करना, इसके अंतर्गत 6 पॉइंट्स आएंगे, 6 पॉइंट्स आएंगे, जिसमें पहला होगा अंशकालिक नौकरी द्वारा, दूसरा होगा लघु उद्योगों द्वारा,
तीसरा होगा गृह उद्योगों द्वारा। चौथा होगा उपलब्ध भौतिक साधनों का उचित उपयोग करके। पांचवा होगा परिवार की वास्तविक आय में वृद्धि करके। और छठा होगा बचत किए गए धन का उचित विनियोग करके। अब इन पॉइंट्स को हम बारी बारी से अच्छे से पढ़ेंगे। हमारा पहला पॉइंट है पारिवारिक आय में वृद्धि करना। पारिवारिक आय में वृद्धि निम्नलिखित उपायों द्वारा की जा सकती है, जिसमें पहला पॉइंट है अंशकालिक नौकरी द्वारा। अधिकतर गृहिणियां अपना संपूर्ण समय गृह संचालन में ही व्यय कर देती है तथा उचित समय व्यवस्थापन के महत्व से अनजान होती है। इसका प्रमुख कारण यह है कि उन्हें अतिरिक्त समय की आवश्यकता कम पड़ती है। यदि समय व्यवस्थापन अपनाकर गृहिणी कोई अंशकालिक नौकरी कर ले तो अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकती है। जो हाउसवाइफ होती है वह अगर अपना काम जल्दी से निपटाकर, घर का काम जो होता है वो जल्दी से निपटाकर अपने लिए कुछ टाइम निकाल ले तो वो पार्ट टाइम जॉब भी कर सकती है। इससे वो अपनी पारिवारिक आय को बढ़ा सकती है। फिर इसमें दूसरा पॉइंट आता है लघु उद्योगों द्वारा। आज विज्ञान का युग है। घर के कार्यों को सरलता एवं शीघ्रता से संपन्न करने के लिए कई उपकरण बाजार में आ गए हैं, जिससे समय एवं शक्ति दोनों की बचत होती है। इस समय में कोई भी घरेलू लघु उद्योग अपनाकर पारिवारिक आय को बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वह है गृह उद्योग द्वारा। यदि परिवार में छोटे बच्चे हैं और गृहिणी घर से बाहर जाकर कोई कार्य नहीं कर सकती है, घर में ही किसी सरल उद्योग से धनोपार्जन किया जा सकता है, जैसे कंप्यूटर टाइपिंग करना, कपड़े सिलना, मौसमी फल तथा सब्जियों का संरक्षण, पापड़ तथा बड़ियां बनाना आदि। गृहिणी अपनी कार्य कुशलता तथा योग्यता एवं रुचि के अनुसार कोई भी व्यवसाय चुनकर घर पर ही अपने अतिरिक्त समय का सदुपयोग कर सकती है। इसका जो अगला पॉइंट है वह है उपलब्ध भौतिक साधनों का उचित उपयोग। कुछ परिवारों के पास उनके सदस्यों की आवश्यकता से कहीं अधिक साधन होते हैं। यदि उनका उपयोग किया जाए तो पारिवारिक आय में वृद्धि की जा सकती है। जैसे यदि परिवार के पास बहुत बड़ा मकान है तो उसे किराया पर लगाया जा सकता है। इससे क्या होगा? इससे आपकी पारिवारिक आय में वृद्धि होगी। इसके बाद का जो पॉइंट है वह है परिवार की वास्तविक आय में वृद्धि करना। परिवार के पास यदि बड़ा मकान है तो गृह वाटिका बनाई जा सकती है। यदि सड़क पर घर है तो कोई दुकान खोली जा सकती है। वास्तविक आय में वृद्धि कैसे होगा? यदि हमारे पास जमीन है तो हम बागवानी कर सकते हैं, फल सब्जी उगा सकते हैं। यदि हमें कपड़े सिलना आता है तो हम कपड़े सिलाई कर सकते हैं और दर्जी को देने वाले पैसे की बचत कर सकते हैं। तो इस तरह परिवार की वास्तविक आय में वृद्धि होती है। फिर इसका जो अगला पॉइंट है वह है बचत किए गए धन का उचित विनियोग। सभी परिवार अपनी मासिक आय में से कुछ न कुछ बचत करते हैं। यदि इस धन का उचित विनियोग किया जाए तो ब्याज अथवा लाभ के रूप में अतिरिक्त धन की प्राप्ति हो सकती है। तो यह था हमारा पहला पॉइंट, पारिवारिक आय में वृद्धि करना। इसके अंतर्गत 6 पॉइंट दिए गए हैं जो अभी हमने अध्ययन किया, जिसमें पहला था अंशकालिक नौकरी द्वारा, दूसरा था लघु उद्योगों द्वारा, तीसरा है गृह उद्योगों द्वारा, चौथा है उपलब्ध भौतिक साधनों का उचित उपयोग करके, पांचवा है परिवार की वास्तविक आय में वृद्धि करना, और छठा है बचत किए गए धन का उचित विनियोग करना। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। पारिवारिक आय बढ़ाने के साधन का जो दूसरा पॉइंट है उसकी तरफ आते हैं। वह है उपलब्ध आय को सही तरीके से व्यय करना। अब यह हमारा जो दूसरा पॉइंट है इसके अंतर्गत 3 पॉइंट दिए गए हैं, जिसमें पहला है बजट करके, बजट बनाकर
दूसरा है विभिन्न प्रयासों द्वारा घरेलू खर्चों में कमी लाना। और तीसरा है मानवीय साधनों का विकास करके। आइए अब इन 3 पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ते हैं। समस्त साधनों द्वारा प्राप्त परिवार की उपलब्ध आय को भी सही तरीके से व्यय करके काफी मात्रा में रुपए बचाए जा सकते हैं तथा उन्हें अन्य आवश्यकताओं पर व्यय किया जा सकता है। उपलब्ध आय का सही तरीके से व्यय निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। कैसे कर सकते हैं हम सही उपयोग अपने पैसों का? हम अपने पैसों का सही उपयोग कैसे कर सकते हैं? बजट बनाकर कर सकते हैं, विभिन्न प्रयासों द्वारा घरेलू खर्चों में कमी लाकर भी कर सकते हैं और मानवीय साधनों का विकास करके भी कर सकते हैं। बजट बनाकर अधिकतर गृहिणियां बिना किसी योजना के ही धन व्यय करती रहती हैं, जिसके कारण कई बार महीने के अंत में धन की कमी हो जाती है, जिससे कई महत्वपूर्ण कार्य अपूर्ण रह जाते हैं और हमारे लक्ष्य पूरे भी नहीं होते। यदि गृहिणी महीने के प्रारंभ से ही सभी स्रोतों से प्राप्त आय तथा व्यय का विस्तृत ब्यौरा बना ले तो काफी मात्रा में अनावश्यक खर्चों को कम करके धन बचा सकती है। अतः गृहिणी को बजट बनाकर चलना चाहिए। अगला जो पॉइंट है वह है विभिन्न प्रयासों द्वारा घरेलू खर्चों में कमी लाना। परिवार के सदस्य अपनी रुचि तथा निपुणता के क्षेत्र में घर पर स्वतः ही अपना कार्य करके खर्चे में कमी ला सकते हैं। जैसे यदि गृहिणी को सिलाई आती हो तो वह परिवार के सदस्यों के कपड़े सिलकर दर्जी को दिए जाने वाले पैसे बचा सकती है और इससे हमारा पारिवारिक आय बढ़ता भी है। इसमें जो अगला पॉइंट है वह है मानवीय साधनों का विकास करके। विभिन्न मानवीय साधन जैसे ज्ञान, निपुणता, शक्ति आदि का विकास करके धन को बचाया जा सकता है। उदाहरण के लिए यदि गृहिणी को भोज्य पदार्थ खरीदने के लिए विभिन्न बाजारों का ज्ञान हो तो वह अपनी आवश्यकता अनुसार उत्तम बाजार का चुनाव कर सकती है, जहां उसे उत्तम किस्म के खाद्य पदार्थ उचित दामों पर मिल सके। माह के प्रारंभ में ही गृहिणी थोक बाजार से अपने उपयोग की वस्तुएं कम कीमत से खरीद सकती है और बचे धन का उपयोग अपनी अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने में लगा सकती है। तो यह हमने पढ़ा पारिवारिक आय बढ़ाने के साधन के विषय में। पारिवारिक आय बढ़ाने के जो साधन है उसमें दो पॉइंट है, जिसमें पहला है पारिवारिक आय में वृद्धि करना और दूसरा है उपलब्ध आय को सही तरीके से व्यय करना। पहले पॉइंट के अंतर्गत हमने 6 पॉइंट पढ़ा। अंशकालिक नौकरी द्वारा, लघु उद्योगों द्वारा, गृह उद्योगों द्वारा, उपलब्ध भौतिक साधनों का उचित उपयोग करके, परिवार की वास्तविक आय में वृद्धि करके, बचत किए गए धन का उचित विनियोग करके। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट था उपलब्ध आय को सही तरीके से व्यय करना। इसके अंतर्गत हमने 3 पॉइंट्स पढ़े हैं, 3 पॉइंट्स रीड किए हैं, जिसमें पहला है बजट बनाकर, दूसरा है विभिन्न प्रयासों द्वारा घरेलू खर्चों में कमी करके और तीसरा है मानवीय साधनों का विकास करके। इसके बाद आता है घरेलू हिसाब किताब या घरेलू अभिलेख। अब घरेलू हिसाब किताब या घरेलू अभिलेख है क्या? प्रत्येक परिवार अपनी आय को बहुत सोच समझकर खर्च करता है, क्योंकि धन एक सीमित साधन है तथा यह प्रयास करता है कि अपनी सीमित आय द्वारा अपने परिवार की समस्त आवश्यकताओं को पूर्ण कर सके और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य के लिए भी कुछ पैसे बचा सके। कोई भी परिवार अपने घरेलू व्यय का उचित हिसाब किताब रखकर अपनी आय के व्यय को नियंत्रित रख सकता है। कोई भी गृहिणी अपने परिवार का घरेलू हिसाब किताब रखकर लेन देन संबंधी विवादों से बच सकती है तथा परिवार में शांति बनाए रख सकती है। अतः प्रत्येक परिवार में धन के उचित व्यवस्थापन हेतु
व्यय का हिसाब किताब रखना आवश्यक होता है। अगर हम अपना घरेलू हिसाब किताब नहीं बनाएंगे तो हमें यह भी पता नहीं चलेगा कि हम अपने पैसे को कहाँ और कितना खर्च कर रहे हैं। अब आता है घरेलू हिसाब किताब रखने की आवश्यकता। तो घरेलू हिसाब किताब रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसके क्या क्या कारण हैं, आइए देखते हैं। जिसमें सबसे पहला कारण दिया गया है, घरेलू हिसाब किताब प्रतिदिन लिखने से हमें यह ज्ञात रहता है कि हमारे पास कितना पैसा बचा है, जो परिवार की आवश्यकताओं की उचित पूर्ति हेतु अत्यंत आवश्यक है, जिससे पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। जब हमें यह समझ आएगा कि हमारे पास अब इतना पैसा बचा है, तभी तो हम उस पैसे को सही इस्तेमाल कर सकेंगे। तो इसके लिए घरेलू हिसाब किताब बनाना बहुत ही जरूरी होता है। दूसरा कारण है, घरेलू हिसाब किताब की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि कई बार माह के प्रारंभ में हाथ में अधिक पैसा होने के कारण हम बिना सोचे समझे उस पैसे को खर्च करने लगते हैं, जिससे माह के अंत में हमारी कई आवश्यकताएं अपूर्ण हो जाती है और हम परेशानी में पड़ जाते हैं। उसके बाद है, घर के कई हिसाब, जैसे धोबी को दिए गए कपड़ा, इस्त्री करने के लिए दिए गए कपड़े के बारे में लिखना जरूरी होता है, जिससे जब कपड़े वापस आए तो हम उन कपड़े को गिन सके। कई बार थोड़ी सी लापरवाही के कारण महंगे कपड़े हो जाते हैं और परिवार को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इसलिए हमें इन सब का भी ध्यान रखना चाहिए। घरेलू हिसाब किताब रखने की उन परिवारों को और आवश्यकता होती है जिन परिवारों में पूरा सामान उधार लिया जाता है और माह के अंत में हिसाब करके पैसे दिए जाते हैं। तो ऐसे में अगर हम हिसाब किताब नहीं बनाएंगे तो हमें नुकसान भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में दुकानदार माह के अंत में बिल बनाते समय वस्तुओं का मूल्य अधिक लिख देते हैं और फिर जो वस्तुएं न खरीदी गई हो उन्हें भी लिख सकते हैं। यदि गृहिणी ने हिसाब किताब लिखा होगा तो वह कौन सी वस्तु कब और कितनी मात्रा में खरीदा तथा उसका मूल्य क्या था, तभी वह दुकानदार के बिल के साथ मिलाकर सरलता से उसका हिसाब कर सकती है। और यदि हम घरेलू हिसाब किताब अपने सामान का नहीं बनाएं तो दुकानदार हमारा फायदा भी उठा सकता है, हमें नुकसान झेलना पड़ता है। अगला जो बिंदु है वह है, माह के अंत में विभिन्न आवश्यकताओं पर किए गए व्यय को जोड़कर कुल मासिक व्यय निकालकर ज्ञात किया जा सकता है कि व्यय हमारी कुल आय के अनुरूप हुआ है अथवा नहीं। तो इसके लिए भी हिसाब किताब बनाना बहुत ही जरूरी है। किसी भी परिवार के लिए यह जान लेना बहुत आवश्यक है कि वह अपनी विभिन्न आवश्यकताओं पर कितना कितना व्यय कर रहा है, वह अपने पैसे को कहाँ और कितना खर्च कर रहा है। हम सभी यह जानते हैं कि हमारी जो आय है वह सीमित होती है, लेकिन हमारी आवश्यकताएं असीमित होती हैं। हमें अपनी सीमित आय में ही असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है। तो जब हम घरेलू हिसाब किताब नहीं बनाएंगे तो हमें यह समझ नहीं आएगा कि हमने अपने पैसे का सही इस्तेमाल किया या नहीं किया, हमने अपनी किन किन आवश्यकताओं की पूर्ति की है और कौन कौन सी ऐसी आवश्यकताएं हैं जिनको हमने पूरा नहीं किया है। इसके बाद आता है, घरेलू हिसाब किताब रखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। घरेलू हिसाब किताब बनाते समय क्या क्या परेशानी आती है, किन बातों पे हमें ध्यान देना चाहिए, आइए देखते हैं। हिसाब किताब सुविधाजनक होना चाहिए। यदि उसको रखने में गृहिणी या अन्य सदस्य को असुविधा होती है तो उसका प्रभाव परिवार की शांति पर भी पड़ता है। फिर हिसाब किताब रखने का प्रारंभ बहुत सादगी से करना चाहिए। हिसाब किताब में लचीलापन होना चाहिए ताकि उसमें नई आवश्यकताओं पर होने वाला व्यय को भी लिखा जा सके। तो अभी हमने देखा घरेलू हिसाब किताब या घरेलू अभिलेख क्या है, घरेलू हिसाब किताब रखने की क्या आवश्यकता होती है और घरेलू हिसाब किताब रखते समय किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए।
अब आता है दैनिक हिसाब किताब लिखने की विधियां। दैनिक हिसाब किताब कैसे लिखा जाता है, जिसमें जो पहली विधि है वह है दैनिक हिसाब किताब लिखना। दूसरी विधि है वह है साप्ताहिक अभिलेख, और तीसरा है मासिक हिसाब का विवरण। तो आइए अब पहला पॉइंट देखते हैं, दैनिक हिसाब किताब लिखना। प्रतिदिन का हिसाब किताब रखना दैनिक हिसाब किताब कहलाता है। दैनिक यानी प्रतिदिन, जो डेली होने वाले खर्च हैं उसका हम जो विवरण लिखते हैं उसे हम दैनिक हिसाब किताब कहते हैं। इसमें किसी कॉपी या डायरी या रजिस्टर में प्रतिदिन विभिन्न मदों में होने वाले व्यय को लिखा जाता है। हम किसी भी नोटबुक में या किसी डायरी में जो डेली के खर्चे हैं उसके बारे में लिखते हैं। फिर अंत में कुल व्यय को जोड़ दिया जाता है। जैसे दूध, अखबार, धोबी आदि का हिसाब रखने के लिए माह के प्रारंभ में ही तारीख डालकर रखना चाहिए। फिर आता है रोकड़ बही बनाना। रोकड़ बही को घर पर ही बनाया जा सकता है और बाजार में भी यह बनी बनाई मिलती है। इसके आमने सामने के दोनों पृष्ठों का प्रयोग किया जाता है, अथवा एक पृष्ठ को ही दो भागों में बांट दिया जाता है। एक होता है डेबिट पक्ष और दूसरा होता है क्रेडिट पक्ष। अब यह डेबिट पक्ष क्या है? इस पक्ष में उस सभी स्रोतों से प्राप्त आय का लेखा जोखा रखा जाता है जो परिवार को प्राप्त होती है। हमें कहीं से पैसा आता है तो उसे हम इस पक्ष में लिखते हैं। और दूसरा होता है क्रेडिट साइड, क्रेडिट पक्ष। यह पक्ष व्यय से संबंधित होता है जो हम खर्च करते हैं। इस पक्ष में किए गए विभिन्न व्ययों का लेखा बना दिया जाता है तथा प्रतिदिन क्रय की गई मात्रा और मूल्य को भर देते हैं। माह के अंत में इस सभी हिसाब को जोड़ लिया जाता है। यदि सामान दुकान से उधार लिया गया हो तो लिखे हुए सामान को दुकानदार के बिल के साथ मिलाकर जोड़कर उसका भुगतान दुकानदार को कर दिया जाता है। अब ये रोकड़ बही लिखने का क्या लाभ है, क्यों लिखते हैं? तो रोकड़ बही लिखने से गृहिणी को यह ज्ञात रहता है कि विभिन्न स्रोतों से उसकी क्या आय हुई है और कितना धन किन मदों में व्यय हो रहा है। उनका इनकम का स्रोत क्या है, कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं और कहाँ खर्च हो रहे हैं और कितने खर्च हो रहे हैं। रोकड़ बही लिखने से यह भी ज्ञात होता है कि हमारा कितना धन दूसरों पर है और कितना धन हमें दूसरे को चुकाना है। हमने कितना उधार लिया है और हमसे कितना उधार लिया गया है। फिर आता है खाता बही। रोकड़ बही के साथ यदि खाता बही भी लिखा जाए तो मासिक व्यय की भी जानकारी रहती है। खाता बही में विभिन्न पदार्थों का पृथक पृथक खाता बनाया जाता है और माह के अंत में कुल व्यय लिखा जाता है। खाता बही लिखने से किसी भी मद पर व्ययों के विषय में किसी भी समय जाना जा सकता है। यह था दैनिक हिसाब किताब लिखना, पहला पॉइंट। दूसरा आता है साप्ताहिक अभिलेख। अब यह साप्ताहिक अभिलेख क्या है? तो कुछ व्यक्ति जिनकी आय साप्ताहिक होती है, हर सप्ताह में आपको अगर सैलरी मिलती है तो वह साप्ताहिक अभिलेख तैयार करते हैं और माह के अंत में चारों सप्ताहों की आय और व्यय इनको जोड़कर अपना हिसाब किताब निकाल लेते हैं। तो इस तरह वो साप्ताहिक अभिलेख तैयार करते हैं। अगला है मासिक हिसाब का विवरण। माह के अंत में पूरे माह हुए व्यय का हिसाब लिखना चाहिए। इसमें विभिन्न आवश्यकताओं पर किए गए व्यय का हिसाब होता है। अब हम मासिक हिसाब बना कैसे सकते हैं? तो हमने पूरे महीने किन चीजों पर कितना खर्च किया यह हम अलग अलग इसका हिसाब बना सकते हैं। जैसे भोजन, अनाज, दाल, तेल, दूध, घी, मक्खन, बिस्कुट, डबल रोटी, सब्जियां, मांस, मछली, अंडे, फल, अन्य भोज्य पदार्थ, इन सब के लिए एक अलग विवरण हम बना सकते हैं। इसके बाद ईंधन, गैस, मिट्टी का तेल, विद्युत ईंधन, कोयला, लकड़ी, इन सब के लिए भी अलग से हम लेखा जोखा तैयार कर सकते हैं। इसके बाद वस्त्र, कपड़े खरीदना, कपड़े सिलाई करवाना, कपड़े धुलाई करवाना, इस्त्री कराना, इनके बारे में भी हम अलग से
इसका हिसाब लिख सकते हैं। और महीने के आखिरी में इसका हम टोटल कुल योग करते हैं। इसी तरह हम आवास यानी किराया, यदि आप किराए के मकान में रहते हैं तो आपको कितना किराया देना है। यदि आपका अपना मकान है और आपने किसी को किराए पर दिया है तो आपको कितना किराया लेना है, इन सब के बारे में भी विवरण बनाया जाता है। फिर है आवासीय व्यय, जिसमें नौकर, बिजली का, पानी, टेलीफोन का बिल, ये सब हम एक विवरण तैयार करते हैं। फिर होता है आवागमन व्यय, मतलब बस, स्कूटर या रिक्शा का किराया, वाहन की मरम्मत, वाहन का पेट्रोल व डीजल, रख रखाव। उसके बाद महीने के आखिरी में हम इनका योग करते हैं। इसी तरह शिक्षा है, स्कूल फीस, पुस्तकें, स्टेशनरी। उसके बाद आता है हेल्थ, डॉक्टर फीस, दवाइयाँ। उसके बाद आता है मनोरंजन, जिसमें सिनेमा, घूमना फिरना, अन्य व्यय सम्मिलित होता है। और लास्ट में हम इनका टोटल करते हैं। अब आता है पारिवारिक आय की वृद्धि में गृह विज्ञान विषय की पढ़ाई की क्या उपयोगिता है। तो पारिवारिक आय की वृद्धि में गृह विज्ञान विषय की पढ़ाई की निम्नलिखित उपयोगिता है, जिसमें पहला दिया गया है गृह व सहायक लघु उद्योग, जैसे मोमबत्ती, पत्तल दोने बनाना आदि। फिर होता है आधुनिक श्रम व समय बचत साधनों का उचित उपयोग, जैसे कुकर, मिक्सर, इन सब का उपयोग करके आय बढ़ाने के लिए गृह व्यवसाय खोले जा सकते हैं। फिर है घर में टमाटर की सॉस, चटनी, फल की जैम, जेली बनाकर रख देने से लाभ रहता है, क्योंकि यह वस्तुएं बाजार में महंगी मिलती है। अब आता है बजट। बेवर के अनुसार पारिवारिक बजट पारिवारिक आय को व्यवस्थित रूप से ऐसी बातों के लिए व्यय का तरीका है जिससे कि अधिकतर सदस्यों को के सुख व कल्याण में वृद्धि हो सके। सरल शब्दों में किसी परिवार की एक निश्चित अवधि में होने वाला व्यय और आय के विस्तृत विवरण को पारिवारिक बजट कहते हैं। अब बजट की मुख्य पदें क्या क्या हैं, मदें क्या क्या हैं, जिसमें पहला है मकान, दूसरा है भोजन, तीसरा है कपड़ा, चौथा है घर के अन्य खर्च, पांचवा है शिक्षा, छठा है व्यक्तिगत खर्च और सातवां है बचत, सेविंग्स। अब पारिवारिक बजट का महत्व क्या है, क्यों जरूरी है पारिवारिक बजट बनाना। बजट से परिवार की पूर्ण आर्थिक दशा का तथा रहन सहन के स्तर का ज्ञान हो जाता है। इससे पता चलता है परिवार की आय कितनी है, किन सेवाओं पर व्यय होती है, कुछ बचत होती है या नहीं होती है। आकस्मिक खर्चों के लिए पैसा होता है जिससे उसे मानसिक संतुष्टि रहती है और ऋण लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अचानक से हमें जब पैसे की जरूरत होती है तो हमें कर्ज लेना पड़ता है। कब? जब हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, हमने सेविंग्स नहीं की होती है। तो इन सब के लिए बजट बनाना बहुत ही जरूरी होता है। बजट बनाने से सही तरीके से खर्च करना, ये सब हमें आता है। फिर आता है बजट बनाने के मूल्य सिद्धांत क्या क्या है। तो परिवार की मासिक अथवा वार्षिक आय का हिसाब लगाया जा सकता है। गृह की विभिन्न आवश्यकताओं की सूची बना ली जाए। फिर आय का विभाजन विभिन्न मदों के लिए इस प्रकार किया जाए कि कुछ धन आकस्मिक व्यय के लिए भी बच जाए। हमें अपने पैसे को इस तरह खर्च करना चाहिए कि कुछ कभी अगर हमें अचानक पैसे की जरूरत पड़े तो हमारे पास पैसा हो। फिर आता है बजट आय व्यय का संतुलन होता है, जिसमें कुछ आय बचाकर रखी जाती है ताकि आकस्मिक खर्चा आने पर उस पर व्यय किया जा सके, उस पर खर्च किया जा सके। अब बजट के प्रकार क्या क्या हैं, जिसमें पहला है पूर्ण अथवा आंशिक बजट, दूसरा है संतुलित बजट, तीसरा है बचत का बजट और चौथा है घाटे का बजट।
पहला, पूर्ण अथवा आंशिक बजट। जब व्यक्ति संपूर्ण व्यय की योजना बनाते हैं तब उसे पूर्ण बजट कहते हैं। कभी कभी व्यक्ति छोटे छोटे दैनिक खर्च के लिए योजना न बनाकर केवल बड़े बड़े खर्चों की योजना बनाते हैं, उन्हें कहते हैं आंशिक बजट। अगर हम पूरी खर्चों की योजना बनाते हैं तो वह होता है पूर्ण बजट, और यदि हम छोटे छोटे खर्चों को छोड़कर बड़े बड़े खर्चों का ही केवल बजट बनाते हैं तो वह होता है आंशिक बजट। फिर आता है संतुलित बजट। ऐसा बजट जिसमें अनुमानित आय और प्रस्तावित व्यय बिल्कुल समान हो उसे संतुलित बजट कहते हैं। फिर होता है बचत का बजट। ऐसा बजट जिसमें अनुमानित आय ज्यादा व प्रस्तावित आय कम हो। इस प्रकार के बजट परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है और लाभप्रद होता है। हमारा जो इनकम है उसके हिसाब से हम अगर कम खर्च करते हैं तो हमें लाभ होगा, हम अपने फ्यूचर के लिए भी पैसे बचा सकते हैं। फिर आता है घाटे का बजट। उसमें अनुमानित आय कम व प्रस्तावित व्यय अधिक होता है। हमारा इनकम जो होता है वह कम और खर्च ज्यादा होता है। खर्चा पूरा करने के लिए या तो उधार लेना पड़ता है या संचित धन का उपयोग करना पड़ता है। यदि हमारा इनकम कम है और खर्च ज्यादा है तो इसके लिए हमें कर्ज लेना होगा, या फिर हमने अगर सेविंग्स की है तो उस पैसे का यूज करना होगा। लेकिन यदि हमारा इनकम कम है और खर्च हम उस हिसाब से करते हैं तो यह संतुलित बजट होता है। और अगर हमारा इनकम ज्यादा है और खर्च हम कम करते हैं तो यह बचत का बजट होता है, क्योंकि हम पैसे जो हैं वह फ्यूचर के लिए भी बचा सकते हैं। तो इस तरह आज हमने पढ़ा पारिवारिक आय की संपूर्ति की आवश्यकताओं को। फिर हमने पारिवारिक आय बढ़ाने के साधन के विषय में पढ़ा। फिर हमने देखा घरेलू हिसाब किताब या घरेलू अभिलेख क्या है, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। उसके बाद हमने घरेलू हिसाब किताब रखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इसके बारे में पढ़ा। फिर हमने दैनिक घरेलू हिसाब किताब लिखने की क्या क्या विधियां हैं इसके बारे में देखा। तो दैनिक हिसाब किताब लिखने की विधियों में 3 विधि होती है। एक तो प्रतिदिन का हिसाब किताब लिखना, दूसरा साप्ताहिक हिसाब किताब लिखना, और तीसरा मासिक हिसाब किताब लिखना। इसके बाद हमने पारिवारिक आय की वृद्धि में गृह विज्ञान की पढ़ाई की क्या क्या उपयोगिता है इसके बारे में भी पढ़ा। उसके बाद हमने बजट के बारे में पढ़ा, पारिवारिक बजट का महत्व क्या है, बजट कितने प्रकार के होते हैं, इन सब के बारे में अध्ययन किया। इस प्रकार हमारा यह चैप्टर अब खत्म होता है।